जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रतिबिंब निर्माण अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और उसको स्टार्ट करने से पहले हमें आना चाहिए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक हमें क्या बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा यानी प्रकाश की दिशा में और प्रकाश की गति में कितना परिवर्तन होता है। ये बताता है कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तो उसकी गति में क्या परिवर्तन होगा या उसके दिशा में कितना परिवर्तन होगा। यह माध्यम का गुण है। अब ये माध्यम है, मतलब अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण है। कोई सघन माध्यम होता है तो वो उसको वेग को धीरे कर देता है, ज़्यादा मोड़ता है अभिलंब की ओर, और कोई विरल माध्यम है तो उसको अभिलंब से दूर ले जाता है, जो कि हम अपवर्तन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो बात आपको नोट कर लेनी है वो ये कि माध्यम का गुण होता है ये, ठीक है। और यह अदिश व विमाहीन राशि है। ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है कि अपवर्तनांक की विमा है या नहीं है, तो वो विमाहीन राशि होती है। तो किस बारे में बताता है? गति व दिशा में कितना परिवर्तन होता है। अब देखिए, जैसे ये एक आपको जो ग्लास स्लेब दिखा रखी है, कांच की पट्टिका आपको दिखाई है, बाहर इसके हवा है। इसका जो अपवर्तनांक है वो μ1 है। अपवर्तनांक को म्यू से या n से दिखाते हैं, हमने म्यू से दिखाया। अब इसमें देखिए, ये किरण जो है वो किधर से आ रही है? हवा से आ रही है। और हवा से किस में आ रही है? कांच में आ रही है। हवा से किस में आ रही है? इस ग्लास में आ रही है, इस कांच में आ रही है, ठीक है। अब ये कांच क्या करेगा? इसको मोड़ेगा। तो अपवर्तनांक भी किसका होगा? कांच का। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम में आने वाली बात है कि अपवर्तनांक किसका लिखेंगे? कांच का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कांच ने क्या कर दिया? इसको मोड़ दिया। वो कितना और कैसा मोड़ा है वो हम अपवर्तन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपतन कोण हो गया आई और अपवर्तन कोण हो गया आर, ठीक है। और जब किरण कांच से वापस हवा में गई तो ये देखिए, तब भी इसमें मुड़ाव हुआ है, तब भी ये सीधी नहीं गई है, सीधी के बजाय ये थोड़ा सा इधर घूम गई है। तो यानी जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति और दिशा में परिवर्तन होता है। और ये कौन बताएगा? अपवर्तनांक बताएगा हमें कि कितना तो उसके गति में परिवर्तन हुआ और दिशा में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो डायग्राम ये अपवर्तन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। अब अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक सापेक्ष अपवर्तनांक जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष यानी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में गमन करती है और तब निर्वात से किसी माध्यम में गमन करती है, यानी निर्वात से कहाँ पे आ रही है? किसी माध्यम में आ रही है। अब माध्यम में आ रही ना, तो निर्वात के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? माध्यम का अपवर्तनांक, यानी निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेना है। प्रकाश कहाँ से आए? निर्वात से आए। कहाँ पर आए? किसी माध्यम में आए, तो माध्यम इसको मोड़ेगा। किस प्रकार मोड़ता है? तो अपवर्तनांक जो लिखा जाएगा वो माध्यम का लिखा जाएगा। किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। इसको म्यू से दिखाते हैं, कई जगह इसको n से भी दिखाते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ निर्वात है और एक चीज़ माध्यम है, और आ कहाँ से रही है? किरण निर्वात से माध्यम में आ रही है, तो अपवर्तनांक किसका लिखा जाएगा? माध्यम का लिखा जाएगा, निर्वात के सापेक्ष। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अब देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा आप नोट कीजिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए तो यहाँ पर मोड़ेगा कौन सा? ये ग्लास मोड़ेगा। तो अपवर्तनांक भी किसका लिखेंगे? किस ग्लास का लिखेंगे, यानी माध्यम 2 का लिखेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो जो भी मोड़ेगा वो माध्यम 2 मोड़ेगा,
तो अपवर्तनांक भी किसका मोड़ेंगे, अब लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। तो जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करता है तब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पे दोनों अपवर्तनांक हो गए। आपको जो पॉइंट नोट करना है न्यूमेरिकल के लिए वो ये समझना है कि जैसे माध्यम 1 से किरण माध्यम 2 में आ रही है तो अपवर्तनांक किसका लिखेंगे, माध्यम 2 का, किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। दूसरी बात, अगर किरण इस ग्लास से निकलकर वापस हवा में आती तो अब मोड़ता कौन, हवा मोड़ती, और हवा का अपवर्तनांक कितना है, μ1। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक होता है किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब जो किरण है वो 1 से 2 में आ रही है और अपवर्तनांक किसका लिखेंगे, 2 का लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, μ2/μ1। ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि हमें अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, ये तो हमने देखा था कि निर्वात की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखा जा रहा है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी μ2 बराबर क्या हो जाएगा, c/v2, और μ1 बराबर क्या हो जाएगा, c/v1, c/v1। तो μ2 की जगह तो रख दिया c/v2 और μ1 की जगह रख दिया c/v1। अब यहाँ पर c से c कट जाएगा, v1 आ जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला बन गया v1/v2। यानी ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है बिल्कुल ढंग से। तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, v1 ऊपर आ गया तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, v2 नीचे आ गया तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिल्कुल अच्छे से आपको नोट होनी चाहिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तब आवर्ती तो अपरिवर्तित रहती है लेकिन तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। आवर्ती में कोई बदलाव नहीं आएगा, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा। F बराबर c/λ, ये फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे c क्या है, प्रकाश का वेग, और लैम्बडा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लेकिन हम कहाँ की बात करें, माध्यम की बात करें तो प्रकाश का वेग क्या ले लेंगे, v, और v बराबर क्या हो जाएगा, f लैम्बडा से गुणा करके v बराबर हो जाएगा f लैम्बडा। अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी डेरिवेशन की थी कि μ21 बराबर हो जाएगा v1/v2। तो v1 लिखेंगे f λ1 और v2 लिखेंगे f λ2। आवर्ती में बदलाव नहीं है तो f ही रहने देंगे। f से f क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, λ1/λ2 हो जाएगा। तो μ21 हो जाएगा λ1/λ2। तो ये तीसरी डेरिवेशन हमने निकाल लिया। तो 3 फॉर्मूले हो गए जो कि ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और इतना डिटेल में अपवर्तनांक शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा और शायद ही कोई टीचर आपको पढ़ाता होगा। तो गारंटेड बात है, इन डिटेल बहुत बेसिक है इसलिए डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ाया मैंने, नोट कर लीजिएगा इसको। अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक माध्यम की प्रकृति पर कि माध्यम सघन है या विरल है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर और ताप पर, इन 3 चीज़ पर अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं ये चीज़। और ताप पर तो अलग से क्वेश्चन बनता है। अब ये क्वेश्चन हो गए। अब ये तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन है पूछे हुए हैं जो उनकी बात करते हैं कि एक क्वेश्चन तो है, प्रकाश तरंग जब प्रकाशीय विरल माध्यम से प्रकाशीय सघन माध्यम में गमन करती है तो उसके वेग में कमी हो जाती है तो परिवर्तित होता है। देखिए मैंने बताया आवर्ती में परिवर्तन नहीं आएगा, आयाम में भी नहीं आएगा, कला में भी नहीं आएगा, परिवर्तन किस में आएगा, तरंग दैर्ध्य में आएगा। परिवर्तन किस में आएगा, तरंग दैर्ध्य में। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है तो परिवर्तन होता है। तो देखिए तीनों ऑप्शन में आवर्ती है तब कि जबकि आवर्ती में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में बच गया, चौथा ऑप्शन बच गया, तरंग दैर्ध्य और वेग में होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस। अब ये देखिए आप खुद देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, क्यों ये अपवर्तनांक इम्पोर्टेंट है। कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में हमें दे रखे हैं। किस किस का दे रखा है, कांच और जल का। अब गौर से कीजिएगा, पढ़िएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, यानी मोड़ कौन रहा है, कांच मोड़ रहा है। तो हम यहाँ पर जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, किसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच का, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो ग्लास
G फॉर ग्लास यानी कांच, W फॉर वाटर, म्यू जी अपॉन W। अब म्यू जी यानी अपवर्तनांक दिया हुआ है ग्लास का 3/2 और कांच का भी दिया हुआ है, कांच का दिया हुआ 3/2, जल का दिया हुआ 4/3। आपको रखना है और कमेंट करके बताना है। दूसरी चीज़, विमाहीन राशि बता रहे थे तो ऊपर भी म्यू है नीचे भी म्यू है, तो जो भी मात्रक आएगा वो कट जाएगा, तो ये अनुपात हो गया और अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।